ये कैसे एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है, इसी पर करेंगे हम बात। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए हुमायूं कबीर का क्या कहना है। वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे यह कुरान तलवात होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखूंगी, मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। अरे पहले से ही तो बोला मैं नींव रखूंगी। हाईकोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं ये जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है। जज साहब को पास मैं अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुओं की आबादी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए जान लेना, समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ही बाबरी मस्जिद जैसी इमारत बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया। अब क्या ये एक तरह की वोट बैंक की राजनीति है? यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर हम आपको ये डेमोग्राफी दिखा रहे हैं। दोनों ही धर्मों का जो परसेंटेज है आबादी का, वो हमने आपको दिखाया साफ सीधे तौर पर कि मुस्लिमों की जो आबादी है वो बहुमत में है। अब कई सुलगते सवाल है जिनका जवाब आज सीधी बात में हम लेने की कोशिश करेंगे। एक एक कर वो सुलगते सवाल आपके सामने। क्या ये एक प्रतिशोधी सांप्रदायिक प्रतीक बनाकर वोट बैंक बनवाने की चाल है? चाल किसकी है? हुमायूं कबीर की। इसीलिए हुमायूं कबीर को लेकर यह सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या इसको सिर्फ सिंबलाइज किया जा रहा है बाबरी मस्जिद को और वोट बैंक बनाना चाहते हैं, एक तरह की चाल चल रहे हैं हुमायूं कबीर। इसीलिए हमने आपको डेमोग्राफी भी दिखाई थी। टीएमसी कैसे संभालेगी स्थिति को? पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है सुरक्षा व्यवस्था संभालना टीएमसी की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में टीएमसी के लिए राज्य में पूरी स्थिति को मैनेज करना, संभालना वाकई में एक बड़ी चुनौती है, जिससे ममता दीदी को पार पाना होगा, वरना चुनावों से पहले बंगाल में हालात बिगड़ भी सकते हैं। तीसरा सवाल, ममता दीदी पर क्यों लगा आरएसएस एजेंट होने का आरोप? यह आरोप किसने लगाया है? ममता के ही नेता ने लगाया है, यानी कि हुमायूं कबीर ने लगाया है कि ममता दीदी आरएसएस की एजेंट है। अब क्यों वो ये आरोप लगा रहे हैं, ये भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लगाया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी तो खुद मुखर रही है हमेशा बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। घटना का आगामी चुनावों पर क्या असर होगा? अगर माहौल खराब होता है तो टीएमसी के लिए क्या ये एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके फेवर में कोई स्थिति जा सकती है? आखिर इसको चुनावों से तुलना करना इस बात की ठीक भी होगा या नहीं, इसका हम विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे। पांचवा सवाल, धार्मिक प्रतीकों के जरिए राजनीतिक संघर्ष क्या बन गया है नया चुनावी मॉडल? वो इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को अब राजनीति में कुछ इस तरीके से लाया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद की बातें होती हैं। तो क्या धार्मिक जो प्रतीक है, चाहे वो मंदिर हो या फिर वो मस्जिद हो, इनके जरिए अब राजनीति में लोगों के बीच अपनी जोर आजमाइश करने की कोशिश, चुनावों के बीच एक नया चुनावी मॉडल बन चुका है? क्या अब ये एक फैशन बन गया है कि मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की बात कीजिए, आस्था की बात कीजिए और हर वर्ग को साधने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीधे उनके जो सॉफ्टनेस है उसको टारगेट करने में कामयाब हो पाते हैं? तो ये वो कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान, आर.के. मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष टीएमसी के प्रवक्ता हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विश्वजीत घोष जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। आपकी पार्टी के ही नेता हुमायूं कबीर ऐलान करते हैं कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाएंगे, उसी तरीके की मस्जिद बनाएंगे। ममता दीदी को बात स्वीकार नहीं होती है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तो ये सस्पेंशन जो हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? क्या क्या पॉइंट्स ऐसे रहे जिसकी वजह से ये सस्पेंशन हुआ? क्या सिर्फ ये मस्जिद की वजह से हुआ है या और भी कोई प्रॉब्लम? हाँ मलिका जी, हमको थोड़ा बोलने दीजिएगा। हाँ जी, देखिए हम तो दूर से बोल रहे हैं। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, भारत को दखल करने के लिए, भारत में उन लोग का काम था भारत का लूट करना और इंग्लैंड में भेजना। जब भारतीय ने समझा आया है लूट करने के लिए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी समझा जब हम लोग के ऊपर अटैक हो सकता है, तो उन लोग अपनों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था किया,
पुलिस व्यवस्था किया, सेना व्यवस्था किया। ऐसे कलकत्ता के बैरकपुर में एक कंपनी था, बैरकपुर में सेना कंपनी, तब उन लोगों ने शुरू किया, तब कारतूस यूज होता, कारतूस। इस आंदोलन में आगे थे, उनको फांसी हुआ था। जब भी आर्मी एज होता था, तब ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम का एक तो क्रैश करता था। वहां कभी सगन ने हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए रक्षाबंधन का बात किया था, शुरू किया था बंगाल में। हाँ। और धीरे धीरे सारा भारत में हुआ था। अभी देखिए, जब से बीजेपी क्षमता में आया, विश्वजीत जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। विश्वजीत जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। नहीं, मैं आपको पूरा बोलने दे रही हूँ, लेकिन हम अगर इतिहास की बातें ना उठाकर अभी हम सीधे पॉइंट पर बात करें, क्योंकि और भी मेहमान हैं, हम सीधे मुद्दे पर आके बात करें। मैं आपसे सस्पेंशन के रीजंस पूछ रही हूँ, हम सीधे उन रीजंस पर आते हैं ना। बोले हुमायूं कबीर बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद कैसे बनाएंगे? एक कहां से इसको हवा मिला, सपोर्ट मिला? अभी हुमायूं कबीर बोल रहा है मेरा अपना पार्टी हम बनाएंगे और रेडी है, हम 135 जगह से वोट में खड़ा होंगे, ये भी रेडी है, मेरा कैरी भी रेडी है। इसको सपोर्ट कहां से मिला? इसको इंक्वायरी होना चाहिए। जबकि पार्टी कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया है, उसको पार्टी से निकाला गया है। एक आदमी को कहां से इतना हिम्मत मिलता है कि हम यही करेंगे, यही बनाएंगे, यही 6 तारीख को बनाएंगे? अगर पार्टी हमको निकाला तो विश्वजीत जी, क्या ये कहें कि पार्टी लाइन से हट रहे थे हुमायूं कबीर, इसलिए सस्पेंशन हुआ? क्या ये कहे कि हुमायूं कबीर पार्टी लाइन से हट रहे थे? आरएसएस और बीजेपी का फुल सपोर्ट है, इसीलिए वो इतना दो रहा है। नहीं विश्वजीत जी, चलिए मैं आपकी ये बात भी मानती हूँ। सुनिए विश्वजीत जी, ठीक है, आपने बताया, मेरी भी सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का सपोर्ट है हुमायूं कबीर को। चलिए 1% के लिए मैं आपकी बात पर आती हूँ, आप जो कह रहे हैं, हालांकि इसके बारे में अभी कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जाता, लेकिन आपकी बात पर मैं मानती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उनके ऐलान करने से आपको प्रॉब्लम हुई, इसलिए पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया, या फिर क्या प्रॉब्लम हुई? वो पार्टी लाइन की जो तमाम हदें हैं या जो लिमिटेशंस हैं उनको पार कर रहे थे, इसलिए निष्कासित किया गया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद के बारे में आपकी पार्टी के कोई पहले नेता थे हुमायूं कबीर जिसने बोला हो। आपकी पार्टी के तो कई नेता बोलते आए हैं, ममता दीदी का भी इतिहास रहा है, उनके किस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, शायद मुझे यहाँ पर किसी को भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर पार्टी का एक लाइन रहता है। हाँ, ये हर पार्टी का जो मेंबर है, जो विधायक है, वो क्या करना है, क्या करना नहीं है, एक पार्टी डिसाइड कर देता है। इसी लाइन को ही मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन आप खींच रहे हैं ना, ये जो रेखा आप खींच रहे हैं, यहाँ फंस रहे हैं। अगर आप एक मस्जिद के ऐलान पर अपनी पार्टी के नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने खुद राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही ममता दीदी हैं जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं। अब उनकी पार्टी के नेता मस्जिद बनाने की बात करते हैं तो वो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल देती हैं। क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की चुनावी स्ट्रेटेजी है? क्योंकि चुनाव तो सर पर है, आप अपनी ही पार्टी में अपनी ही बात पर दो दांव में फंस रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में 26 में चुनाव है। हाँ। चुनाव से पहले बीजेपी हर तरीके से कोशिश करता जा रहा है। हाँ। कि बंगाल में उसको हर हाथ में जीतना है। बीजेपी ने ऐलान किया मस्जिद बनवाने का, उन्हीं का मुताबिक काम कर रहा है। विश्वजीत जी, बीजेपी ने ऐलान किया मस्जिद बनवाने का। हुमायूं कबीर किस पार्टी के नेता है, जरा मुझे बता दीजिए। बीजेपी के नेता है, टीएमसी के नेता है? देखिए, हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। अच्छा, तो फिर आपको आज होश आया, तो आपको आज होश आया, आपकी पार्टी में 2020 में उन्होंने वापसी कर ली थी, भारतीय जनता पार्टी से ही आपकी पार्टी में वापसी की थी, तो पार्टी में आपने लिया क्यों उन्हें वापस? नहीं लेना चाहिए था आपको पार्टी में वापस, और 2020 में चले वापस लिया भी, तो 25 के अंत में चुनाव से पहले आपको होश आ रहा है।
सीधी बात बोलिए, चुनाव सर पे, आपको डर है कि वोट बैंक खिसक जाएगा, बंगाली हिंदुओं का वोट खिसक जाएगा, इसीलिए पार्टी से निष्कासित किया गया है? अपनी बातों में फंस रहे हैं, आपके पास क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं है। फुल्ली बीजेपी आज इसका लिए काम करते जा रहा है। जब स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं तो विपक्ष का यही काम है। ठीक है, खराब करने का काम बीजेपी। विश्वजीत जी एक बेहतर आंसर तलाशिए, विश्वजीत जी एक बेहतर आंसर तलाशिए, मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक सस्पेंशन के बेहतर रीजंस तलाश कर बैठेगा जिससे आप ममता बनर्जी को डिफेंड कर पाए, क्योंकि अभी आप जो रीजन दे रहे हैं ना उससे ममता बनर्जी डिफेंड नहीं हो पा रही हैं, वो अपने ही फैसले से अपने ऊपर सवाल उन्होंने खुद ब खुद खड़े कर दिए हैं। चलिए, आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ है। आर के मिश्रा जी, आरोप आप पर लग जाते हैं, जैसे कि विश्वजीत जी ने अभी भी लगाया कि हुमायूं कबीर तो आपकी पार्टी के एजेंट है, और हालांकि हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद, ऊपर से एजेंट का विवाद, कोई कहता है कि बीजेपी का एजेंट, कोई आरएसएस का एजेंट, कौन किसका एजेंट है? जरा पूरी जो स्थिति है वो जरा मुझे क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। और देखिए मोनिका जी, ममता जी का जो भूमिका रहा है खास करके कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के अंदर में, ये हम सबको पता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब आप देखेंगे जब दुर्गा पूजा की बात होती है या गणेश जुलूस की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें लगता है जो कि हिंदू पक्ष के को कमजोर करने का हमेशा सही प्रयास रहा है। पता नहीं चुनाव ये क्या करवा दे ममता जी से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सत्ता का जो लोभी होता है वो सत्ता का लोभी इस तरह से होता है जो मुझे लगता है जो कि जो एक वर्ग को हमेशा से ही उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल के अंदर में उन्होंने सपोर्ट किया, आज उसको खुद ही मुझे लगता है कि अपनी पार्टी से निकालना कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी, ये मैं अंदाजा लगा सकता हूं केवल, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। दूसरी चीज ये है जो यहाँ पर विश्वजीत जी जो कह रहे हैं, जो भी रीजन दे रहे हैं, ये आरएसएस और ये बीजेपी क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप एक चीज बताइए, ममता जी की जो भूमिका रही है खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर, वो हम सबको पता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 10-15 सालों से उन्होंने, वो भी सत्ता में रही है, टीएमसी ने जो वादा करके, आज आप देखेंगे सिंगुर के किसान को क्या उसको उसका मुआवजा मिला, क्या उसको अधिकार मिला, जो भी सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने जब सीपीआईएम को हटाया था, उसके बाद जब सत्ता में आई थी तो क्या क्या वादे किए थे उसने, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी उसके ऊपर में खड़ी नहीं उतरी। आज भी आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल के अंदर में भ्रष्टाचार, कटमनी अभी भी चल रहा है, और ये जो मंदिर मस्जिद की बात है, मैं समझ सकता हूं ममता जी की मजबूरी, क्योंकि उनको हर एक वर्ग का वोट चाहिए, क्योंकि सत्ता लोभी है वो, और सत्ता लोभी को मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज अगर वो इस चीज का इजाजत दे देती, आज उनको अगर पार्टी से निष्कासित नहीं अगर करती, तो मुझे लगता है जो कि आज जो वहां पर मुस्लिमों के अलावा जो भी वर्ग है वहां पर उनको वोट करता। मुझे लगता है जो कि उन्होंने बहुत बड़ा ये चुनाव के अंदर में ये चाल चली है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं कहना कोई भी गुरेज नहीं करूंगा जो कि वहां पर ममता जी को कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी, जो हुमायूं के अनुसार ममता बनर्जी की मजबूरी थी, उन्होंने इसीलिए हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन एक वक्त पर हुमायूं कबीर तो आपकी पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि आप लोग फिर से हुमायूं कबीर के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले दिल से खोल देंगे अपनी पार्टी के लिए? मोनिका जी, मैं कह रहा हूँ हुमायूं कबीर जैसे अनेक नेता यहाँ पर पड़े हुए हैं, हुमायूं कबीर जी को अगर लाना होगा तो मुझे लगता है उससे बेहतर हमारे पास काम करता है, उनको पार्टी में लाया जाए। जो हम कहीं पे भी हुमायूं कबीर के लिए इस पार्टी के अंदर में कोई स्थान नहीं है। जो भी न्यायालय की जो भी बातें थी वो बन गया, बाबरी मस्जिद का जो एक इंसिडेंट था वो हो गया, राम मंदिर बन गया, अब देश बहुत आगे निकल चुका है, उसमें कहीं ये जो है आकर के हुमायूं कबीर जो ये कह रहे हैं, आपकी तरफ से ये कहना है कि हुमायूं कबीर के लिए बीजेपी के रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, और आप स्वीकार नहीं करते हैं उनके इस एक्ट को? मोनिका जी बिल्कुल बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर टाइमलाइन भी देखिए, 6 दिसंबर का उन्होंने घोषणा किया है, 6 दिसंबर का, आप समझ सकते हैं जो कि हुमायूं कबीर के मन में क्या चल रहा होगा। ममता जी ने बड़ी मजबूरी के साथ अपने पार्टी से निकाला, क्योंकि भाजपा वहां पर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने भूमिका इस चीज का निभाया, और उन्होंने कितना दबाव दिया जो कि आज हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निकालना पड़ा।
आज ठीक। हो सकता है, क्योंकि न्यायालय का अपना एक स्टैंड होता है। न्यायालय ये हिंदू और बंगाल में मस्जिद नहीं सुनिए, करता। न्यायालय का अपना स्टैंड है, मैं उसके ऊपर में नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी बस उन्होंने पार्टी चलिए, से आपका कहना है कि निकाला। मजबूरी ये की मुझे वजह लगता से है- उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कि आपका कहना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी। आजम खान जी, आपका क्या टेक है? हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 तारीख को बाबरी मस्जिद वाले ही तरीके से, उसी सिंबलाइज तरीके से मस्जिद का निर्माण करवाएंगे, वो नींव रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। आपका क्या टेक है इस पर? आपको नहीं लगता पश्चिम बंगाल में इससे माहौल बिगड़ सकता है? हाँ मोनिका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। हाँ हाँ मोनिका जी, देखिए अभी बाबरी मस्जिद का एक फैसला आया था, तो हम सभी भारतीयों ने बड़े दिल से उसको स्वागत किया था, खैर मकदम किया था। हाँ। और जबकि सब लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को। तो ये तो एक राजनीतिक स्टैंड है, किस तरीके से या माहौल गर्मा गर्म करने वाली बात होती है। भाई आपको मस्जिद बनानी है, बिल्कुल बनाइए, देश के अंदर बनाइए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन जिस नाम से भारत के अंदर एक नैरेटिव सेट होता है, तो उस नाम को आप मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन धार्मिक स्थल कुछ भी बन सकता है, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, चर्च बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ रही है बाबरी, और ऊपर से दूसरा जो है 6 दिसंबर, इन्होंने 6 दिसंबर को इस तरीके से लिया गया है कि भी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बना के देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। और 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी माहौल है, और चुनाव होगा तो वो चाहते हैं कि इसका फायदा हो, एक ध्रुवीकरण वाली बात। और रही बात ये, हुमायूं कबीर का तो हमेशा एक इतिहास रहा है, चाहे फायदे लेने के लिए चाहे भाजपा में हो, और जब फायदा वहां भाजपा से ना मिला तो टीएमसी में आ जाए। अब टीएमसी में भी वही उन्होंने करने की कोशिश करी, तो ममता दीदी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उन्होंने एक नया ही राग अपना आलाप दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। नई पार्टी बना के आप देश के अंदर क्या करना चाहते हैं? भाई आप सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, इससे ये मुल्क सभी का है, हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है। मस्जिद तो बनेगी इंशाल्लाह। देखिए हर भारत की हर जमीन पर मस्जिद बनेगी और मंदिर भी बनेगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार कहते हैं कि यह बाबरी नाम नहीं होना चाहिए। क्या संविधान के अंदर बाबरी का नाम कोई जिक्र है क्या? ये कहा गया कि भाई आप इस नाम से नहीं रख सकते? अगर है तो उसको थोड़ा सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि देश के अंदर पता चले कि संविधान के अंदर भी लिखा हुआ कि कोई भी बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बना सकता। और मोनिका जी एक चीज और है, भाई भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं जिनका नाम बाबर है, तो आप सबसे पहले एक कवायद चालू करिए, उन सबके जिनके भी नाम बाबर है उनके नाम बदलने के लिए उनको नोटिस जारी कर दीजिए कि भाई आपका नाम बाबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर एक आक्रांता है। आक्रांता का बाबर नाम का कोई भी भारत के अंदर इस तरीके का नाम नहीं रख सकता, और ना कोई भारत में रह सकता। तो कर दीजिए एक एडवाइजरी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत है मुस्लिम वोट बैंक पर। मुस्लिम वोट तो सबको चाहिए मोनिका जी, बीजेपी को भी चाहिए, टीएमसी को भी चाहिए, और टीएमसी दोनों को चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, वोट तो लेते हैं लेकिन मुस्लिम समाज से हमेशा दरी बिछवाते रहते हैं। आपने बिहार का उदाहरण भी देख लिया होगा कि वहां पर देखो एक AIMIM पार्टी थी, उन्होंने महागठबंधन से कहा था कि जी हमें 6 सीट दे दीजिए। उसी तरीके से जैसे पांडवों ने कौरव से कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। अहंकार में थे कौरव, उन्होंने 5 गांव नहीं दिए, तो पांडवों ने क्या करा, ये पूरा देश जानता, पूरा इतिहास है कि कौरवों का अहंकार किस तरीके से खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम को सियासत में हिस्सेदारी देने की कोई भी आगे नहीं आएगा, ना तो बीजेपी वो सारी बातें आपकी हम समझ रहे हैं। नाज़िम जी बहुत पार्टी सही तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, और आई अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने लोकतंत्र की भी बात की और मंदिर मस्जिद दोनों की बात की, आस्था की बात की, बहुत नपा तुला और सब सही तरीके से आपका ये पूरा जवाब रहा। लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई और करना चाहूंगी, और आर.के. मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उनकी बात हम सुनेंगे। आप ये जो बाबरी मस्जिद वाले सिंबल पे मस्जिद बन रही है, मस्जिद बनाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 6 दिसंबर की ही तारीख चुनते हैं और बाबरी मस्जिद वाला ही सिंबल लेकर उसी तरह की मस्जिद बनाते हैं, तो इससे माहौल खराब हो सकता है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या आप इसके खिलाफ हैं? ये क्लियरली मैं थोड़ा समझूंगी। हाँ 30 सेकंड का समय और मुझे दे दीजिए मोनिका जी। अब ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के नाम पर
5 एकड़ जमीन दी थी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 एकड़ जमीन दी थी बाबरी के नाम पे। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी नहीं, ये बाबरी मस्जिद के नाम पे 5 एकड़ जमीन नहीं दी। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 एकड़ जमीन मिली है, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर बाबरी नाम रख दिया जाता है यहाँ पर, क्या संविधान में ये कहीं लिखा हुआ कि भी आप इस मस्जिद का नाम नहीं लेकर, लेकिन आपको नहीं लगता जो टाइमलाइन चुनी गई है नाजिम जी, टाइमलाइन जो चुनी गई है, इससे माहौल खराब हो सकता है, इससे तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो सकता है पश्चिम बंगाल में। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में आग फैल सकती है। हाँ मोनिका जी, 6 दिसंबर देखिए 2024 में भी आया, 2025 में भी 6 दिसंबर आया, 2026 में भी 6 दिसंबर आएगा। 6 दिसंबर तो हर साल आता जाएगा और जाता भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो 6 दिसंबर को शायद है ना लिस्ट से हटा दिया जाए, कि 5 के बाद सिर्फ 7 सितंबर आए, 6 दिसंबर ना आए। क्योंकि 6 दिसंबर आते ही मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट हो जाता है एक और उसी नैरेटिव पे तो मैं आपका क्लैरिफाई पॉइंट चाह रही हूँ कि ये आप कह रहे हैं कि ठीक है बाबरी नाम लोकतंत्र से हटा दीजिए। भाई लोकतंत्र से नहीं हटा रहे, लेकिन ये तो जानबूझ के आग लगाना हो गया ना, और आप इसको पूरी तरीके से अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अगर आप मुझे 30 सेकेंड्स में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि ये आपका स्टैंड क्लियर हो जाए। बाबरी के सिंबल पे मस्जिद का निर्माण 6 तारीख को, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी तरीके से तरफ से स्वीकार्य है या नहीं? येस और नो, ओनली येस और नो में जवाब। नाजिम खान जी। हाँ देखिए, अब मैं सोचा था आपने टीएमसी के प्रवक्ता से पूछा। नहीं, देखिए आपने कहा कि बाबरी का नाम। सर लंबा आंसर नहीं, लंबा आंसर नहीं, मैंने आपकी सारी बात समझी, मैं सिर्फ येस और नो में आंसर चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद का या मंदिर का ऐसा नाम होना चाहिए ताकि किसी भी दूसरे धार्मिक के आस्था पर कोई भी उंगली ना उठाए और ना कोई आपस में विवाद हो, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का है। तो यहाँ पर अगर बाबरी के नाम से दिक्कत है तो उसका नाम क्या एक कानून बना दिया जाए सरकार की तरफ से कि हर धार्मिक स्थल का कि भी आप ये नाम रखेंगे, एक कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई भी इस तरीके का नाम नहीं रखेगा। ले आए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास और इसको हम थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि आप बहुत लेकिन इस चीज की मैं दाद दूंगी, बहुत नपातुला आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पॉइंट पर एक जगह पर क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रह्मचार्य जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आचार्य जी, धर्म को बार बार राजनीति में बीच में लेकर आया जाता है, क्या जरूरत है धर्म को राजनीति में लेकर आने की? मंदिर मस्जिद ये सब अब राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, या फिर ये कहिए कि वोट बैंक एकत्रित करने के लिए राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जहां जुड़ा हुआ है, चाहे वो अर्थ हो चाहे राजनीति हो, तो सारी चीजें धर्म से चलती हैं। धर्म का अर्थ जो है यहाँ पर आचरण से है। अब रही बात जो हुमायूं कबीर ने कहा है, तो एक देश का दुर्भाग्य है कि मीर कासिम जैसे लोग बंगाल से ही निकले हैं। दूसरी बात, अथर्ववेद में कहा गया है, दुर्विद्यम द्रोहीम चा विनश्यतु, जो दुर्विद्ध है, जो द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है, उसका विनाश परम आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि धर्म के राष्ट्र के लिए घातक है, उसका विनाश बहुत जरूरी है। अब बात रही यहाँ पर कि ये व्यक्ति इस तरीके का बोला क्यों? जब राजा ही हमारा कमजोर हो या वो ही प्रजा के साथ राजनीति खेल रहा हो वर्गों में, तो इस तरीके की चीजें पैदा होती हैं। क्या ममता बनर्जी को ये नहीं चाहिए कि कह दें कि किसी में भी दम है तो 6 तारीख को आप बना के दिखाए, मेरा शासन प्रशासन इस तरीके का है कि सभी धर्मों के, सभी वर्णों के, सभी लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन्हें आज निकाल दिया पार्टी से, कल उठा के जो है उनको इलेक्शन के बाद में इसी पार्टी में शामिल ना हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। रही बात कि ये जो है अभी कह रहे थे कोई नाजिम जी हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, कोई पहली बात जमुनी गढ़ नहीं है, यमुना है। और रही बात, गंगा जी भी हमारी है, यमुना जी भी सनातनी है, इसमें कोई अरब से निकल के नहीं आई है। और भाईचारा, तो आप उस मस्जिद का नाम बाबरी रखने के बजाय रामलला मस्जिद रख दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये भाईचारा की मिसाल नहीं होगी? 100% ऐसा करके दिखाइए, इतना बड़ा कलेजा रखिए। हम कहते हैं कि मस्जिद में हम भी सहयोग करेंगे आपका बनाने में, लेकिन 6 दिसंबर जो आप हमें बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, 80% 82% हिंदू इस देश में सोया हुआ है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन क्या कायापलट होगी आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। कम से कम इस बात का तो दायरा रखिए, इतना तो दरवाजा खुला रखिए कि आपस में एक दूसरे से दुआ सलाम बनी रहे।
कहीं ऐसा ना हो। तो ब्रह्मचारी जी महाराज का आपसे कहना है कि अछूत इससे विवाद और उत्पन्न होगा और दोनों ही समुदायों के बीच जो तनाव है वो और भी ज्यादा गहराएगा। नाजिम खान जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फिर आपसे जवाब लिया जाएगा इस बात का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर जल्द लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये बाबरी विवाद की आहट हुई है, इससे ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये विवाद गहराएगा और ये आग दूर तलक जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि हुमायूं कबीर के एक ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में न सिर्फ राजनीति गर्मा गई है बल्कि माहौल तनावपूर्ण हो गया है। और ये तनावपूर्ण माहौल अभी ऐसा लग रहा है मानो जैसे इसकी आग अभी और फैलेगी। ऐसे में ममता दीदी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी को मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं रोक सकते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसे में ममता बनर्जी के कंधों पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी ऐसे वक्त पर जब बस कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं अब राज्य में। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर के मिश्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विश्वजीत घोष जी टीएमसी की तरफ से हैं, नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रह्मचर्य जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं और नाजिम खान जी कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रह्मचर्य जी महाराज ने जब अपनी बात रखी, चलिए नाजिम खान जी आप ही के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखिए। रोजगार हाँ, मैं सम्मान करता हूँ महाराज महामंडलेश्वर का, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपत्ति ये हुई, इन्होंने कहा कि 82% हिंदू सोया हुआ है। तो सोया हुआ कैसा है? नहीं, अगर सोया हुआ है तो कैसे सोया हुआ है? माननीय अदालत लेकिन आप कह रहे हैं सोया हुआ है। भाई सुन लीजिए महाराज, मैंने आपसे सुना, ये बता दीजिए आचार्य जी उनको सुन लीजिए ना पहले, फिर उसके बाद महाराज जी आप अपनी पूरी बात रखिएगा। हाँ देखिए, भारत के अंदर जब पुर्तगाली आए थे, जब भी हमारा हिंदू समाज जागा हुआ था, और जब देखिए भारत के अंदर मुगल काल हुआ, जब भी हमारा हिंदू समाज जब ब्रिटिश काल हुआ तो तब भी हमारा हिंदू समाज जागा हुआ था। आखिर क्या वजह हुई कि 2014 के बाद से सोना चालू कर दिया? इस तरीके का तर्क महाराज जी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का तर्क नहीं देना चाहिए। देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब जागरूक है, क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए सबका अहम योगदान है। और रही यहाँ मस्जिद की बात, तो देखिए वो मस्जिद बनाने की पहल करे तो मस्जिद बन जाने दीजिए। अगर आपको आपत्ति है नाम से तो आप कोर्ट में आइए, क्योंकि देश लोकतांत्रिक मुल्क है, कोर्ट में जाने का सबको बराबर का हक है। कोई भी जाके कह सकता, आपत्ति दर्ज करा सकते कि हमें इस नाम से दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही कह देता हूँ, फिर मैं बाबरी मस्जिद का वही जिक्र लेके आ जाता हूँ। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था मोनिका जी, तो हम सभी मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा हम लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन वहां पर कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके का तर्क दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था कि यहाँ पर कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले ये सारी बातें नाजिम खान जी आप चलिए कह रहे हैं। नाजिम खान जी मैं आपकी बात को मानती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है हाईकोर्ट भी कह रहा है मंदिर मस्जिद बनवाने से हम नहीं रोक सकते, हम भी यही कहते हैं मंदिर मस्जिद कोई भी कहीं पर भी बनाए उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन बात यहाँ टाइमलाइन की हो रही है और ये शायद आपको भी पता है, आप बेशक इस बात को स्वीकार नहीं करें, अगर 6 तारीख को कुछ ऐसा किया जाता है तो इससे माहौल बिगड़ सकता है। अब ममता दीदी, वो ममता दीदी जो राम मंदिर का भी विरोध करती रही है, वो ममता दीदी जो सनातनियों के सबसे पवित्र महापवित्र महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देती हैं, इस तरह की बयानबाजी करती हैं और किस तरीके की बयानबाजी उनकी रहती है, कैसे वो मुखर रहती है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, हम सभी देखा है। लेकिन वो अपनी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाती हैं सिर्फ इसी वजह से कि 6 तारीख को अगर कुछ ऐसा होता है तो माहौल को संभालने की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि टाइमलाइन कुछ और हो सकती थी, तारीख कोई और चुनी जा सकती थी? मस्जिद बनवाने में दिक्कत है, तारीख कोई और चुन लीजिए, आकृति जरूरी है आपको बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसी ही रखनी है, आप आकृति में 20 बदल कर लीजिए। आप अगर जानबूझ के ये स्टेप उठाते हैं, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के ये स्टेप उठाता है तो उससे साफ जाहिर होता है कि आप माहौल को तनावपूर्ण बनाना चाहते हैं। हाँ मोनिका जी, देखिए देश के अंदर शासन व प्रशासन है,
तो देखिए शासन में प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और केंद्र सरकार की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा तो उसको अरेस्ट करवा दीजिए, कानून के दायरे में। अरे बात पूछिए उससे कि भी आप देश का माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं। और रही बात ये कि आपने कहा कि सेम आकृति वाली एक मस्जिद क्यों चाहिए, तो आपको पता है कि जो बाबरी मस्जिद के नाम पर 5 एकड़ जमीन दी गई थी, वहां पर जो मैप बनाया गया था मस्जिद का, वो आज तक स्वीकार नहीं हुआ। सुन तो लीजिए, वहां स्वीकार नहीं हुआ। वही अगर यहाँ पर भी अगर चेंज कर देते तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या स्वीकार होगा? अगर हुमायूं कबीर बार बार इसी बात को कहने लगे कि मैं तो मस्जिद सिर्फ और सिर्फ बाबरी के नाम पे रखूंगा, जो उसका नक्शा चेंज कर देंगे, क्या यहाँ पर स्वीकार होगा? लेकिन बात ये नहीं है। कानून का रास्ता आप सीधे तौर पर अपनाने की बात कह रहे हैं। आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं और बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। ओवर टू यू आर के मिश्रा जी। देखिए मोनिका जी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है देखिए किस तरह से जिहाद की भी बातें होती है। मदनी साहब जिहाद की बात कर रहे हैं। एक संसद के अंदर में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें भी जिहाद की बातें हो रही है। इनको नाजिम खान जी को इनको माहौल से क्या मतलब? आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या माहौल होता है, मुर्शिदाबाद हो या पश्चिमी दिनाजपुर हो या कहीं पे भी, हमने देखा जो किस तरह से वहां की जो स्थिति है, जो सुरक्षा है, वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनको किस तरह से संभालती है राज्य सरकार, वो हम लोगों को सबको पता है। जो किस तरह से चुनाव के बाद या चुनाव से पहले या वहां पर जिस तरह से वहां पर जो राइट्स होते हैं, जो वहां पर जो दंगे होते हैं, उसके ऊपर में ममता दीदी का दिल्ली का क्या स्टैंड होता है, ये हम सब जानते हैं। आज ये 6 दिसंबर की टाइमलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बाबर और औरंगजेब को महिमामंडन कर रहे हैं। और 6 दिसंबर की टाइमलाइन की जब बात कर रहे हैं तो कहते हैं जो कि नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है। मैं इतना कहना चाहता हूं नाजिम खान साहब, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो होती है सुरक्षा व्यवस्था की, उसमें भी कहीं ना कहीं ममता दीदी फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। मुर्शिदाबाद की घटना आप लोगों को याद नहीं है क्या? ऐसे अनेक जगह पश्चिम बंगाल के अंदर में ऐसे अनेक जगह जहां पर राज्य सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, ये चीज क्या हम लोगों से छिपा हुआ है क्या, या देश से छुपा हुआ है? इस तरह की बातें करने के लिए आपको कहना पड़ेगा 6 दिसंबर को अगर आप भाईचारा चाहते हैं तो 6 दिसंबर को जो टाइमलाइन है उसके आप मुखालफत कीजिए। आप बाबरी और औरंगजेब का जो महिमा मंडन करते हैं, जो आक्रांता हमारे देश के ऊपर में पता नहीं लूट करके लेकर के चले गए, वो उसको महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं तो इससे भाईचारा नहीं बढ़ता। नाजिम जी ओनली 40 सेकंड्स नाउ, ओवर टू यू नाजिम जी, ओनली 40 सेकंड्स, फिर मैं विश्वजीत जी के पास जाऊंगी। जी ओनली 40 सेकंड नाजिम जी, देन विश्वजीत जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जिहाद, इन्होंने जिहाद की बात कही, तो मैं बता दूं कि भाजपा के प्रवक्ता को जिहाद को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो इस्लामिक राष्ट्र है, जहां इस्लामिक रियासत है, जहां जुल्म होता है वहां जिहाद होता है। जिहाद का मतलब आप समझते हैं? उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस तरीके की बात कही। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब भी आप लोग बताते हैं, लेकिन हम जिहाद का असली मतलब ये होता है जिहाद अकबर। जिहाद अभी हम मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है विश्वजीत जी, आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ। हाँ दूसरा मुद्दा मोनिका जी, देखिए आप कह रहे क्या ये जो हुमायूं वाला है, इस वाले मुद्दे पर मैं आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप कहते हैं कि 6 दिसंबर की जो टाइमलाइन है उसको इन्होंने चुना, तो 6 की जगह 7 करवा दीजिए। लेकिन अगर वो अड़े रहे कि मैं तो बाबरी मस्जिद का ही शिलान्यास करूंगा, तो फिर उसमें आप लोगों का क्या स्टैंड है? बात यहाँ मस्जिद या मंदिर या नाम की नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सियासत है चुनाव को लेकर। चुनावी सियासत इस तरह की कर रहे हैं जिसमें आप राज्य को आग में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। यही हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना, यही हो रहा है। सियासत ऐसी हो रही है कि राज्य को तनावपूर्ण माहौल में उत्पन्न करने के लिए जबरदस्ती धकेला जा रहा है। हिंसा की आग में राज्य जले, इसके लिए जबरदस्ती साजिश रची जा रही है। जो ये चुना जा रहा है तारीख और जो करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, विश्वजीत जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, यानी कि ममता सरकार के कंधों पर, टीएमसी के कंधों पर, राज्य सरकार के कंधों पर। कैसे सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे? चलिए ममता दीदी ने एक स्टैंड तो ले लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने भी किया। हम लोग को यहाँ पर माहौल ठीक है, खास रूप से माहौल पश्चिम बंगाल का प्रशासन है
वो ठीक रखेगा। अभी हम लोग चाहते हैं हुमायूं कबीर को आज से बीजेपी ज्यादा सपोर्ट मत ना करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने का काम यही लोग कर रहा है। हम लोग माहौल खराब होने नहीं देंगे। बीजेपी को चाहिए भारत का लिए, भारत का आम आदमी के लिए काम करना। हाँ। जो बोला था सामने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, वो करना चाहिए। अभी देखिए डॉलर पर ये पैसा कहाँ जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, अलग से नाम बदल रहा है। भारत में हर आदमी ठीक से रहे, ठीक से काम कर जाए, यही बात बीजेपी को कहना चाहिए। लेकिन बीजेपी को हर एक में चुनाव जीतना है, उसमें आदमी मरे तो मरे, आदमी जले तो जले। हम लोग तो विश्वजीत जी सुनिए, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ कि आप लोग कैसे अब सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो संभालेंगे। अगर कल आपके राज्य में कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई तनाव उत्पन्न होता है, क्या तैयारी है? एकदम ठीक है, प्रशासन एकदम रेडी है। कोई भी अगर गलत काम करेगा तो प्रशासन उसको पकड़ के जेल में डालेगा। कोई भी काम, खराब काम या हिंदू मुस्लिम दंगा लगाने का काम तो बीजेपी कर रहा है, इनको अटकाने का काम पश्चिम बंगाल सरकार एकदम 100% रुकेगा। कोई भी दंगा पश्चिम बंगाल में होने नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार होगा, ममता भी नहीं देगा। आपको नहीं लगता है आप जिस तरीके से ये जो अब स्थिति उत्पन्न हो गई, ये टीएमसी के लिए चुनावों पहले वोट बैंक को भी ख्याल में रखना, राज्य की सुरक्षा भी संभालनी है, सारा कुछ बैलेंस कर भी चलना है, बंगाली है से ना जाए, क्योंकि नहीं जानते हैं जो अभी तक का इतिहास रहा है कि मुस्लिम वोट ममता दीदी के पाले में जाता रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट ममता जी का साथ है। बीजेपी कोशिश कर रहा है मुस्लिम वोट को तोड़ने के लिए हुमायूं कबीर के चलते इन लोगों का यूज करके मुस्लिम वोट। देखिए 2021 में 2024 में मुस्लिम वोट बंटवाने का काम बीजेपी बहुत कोशिश किया करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए। हर मुस्लिम टीएमसी को वोट दिया। अभी इस साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम को लेकर हुमायूं कबीर के चलते आप नींव रखने देंगे विश्वजीत जी? कल नींव रखने देंगे या फिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सुनिए, सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुमायूं कबीर को नींव रखने देंगे या फिर मस्जिद निर्माण होने से रोकेंगे, नींव नहीं रखने देंगे? फिलहाल कल आप लोगों का पहला स्टैंड क्या होगा? हम लोग का इशारा है पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक रखना। कोई भी आदमी बीजेपी आरएसएस या हुमायूं कबीर का भड़काव में न आए, इसका काम पश्चिम बंगाल सरकार कर रहा है। एवं प्रशासन ठीक से काम करेगा। कोई भी आदमी अगर धंधा करने का काम करेगा या भड़का भाषण देगा, पुलिस पकड़ के उसको जेल में डालेगा। पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं होगा। दूसरे राज्य में बीजेपी ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है विश्वजीत जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। और यही एक बड़ी वजह है कि हाईकोर्ट ने भी अपने स्टेटमेंट में क्लियरली यही कहा कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, कल आप नींव रखने देंगे या नहीं? आप इस फेवर में हैं या नहीं? अभी बीजेपी को 1 मिनट के लिए साइड रख दीजिए, जरा बीजेपी की इमेज अपने दिमाग से धूमिल कर दीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए 1 मिनट भी छोड़िए, 30 सेकंड के लिए मात्र मुझे ये बताइए, कल नींव रखने देंगे हुमायूं कबीर को या नहीं? मस्जिद की नींव रखी जाएगी कल या ममता बनर्जी सरकार इसके विरुद्ध है और नींव भी नहीं रखने देगी? वहां पर पहले से पहरा रखा जाएगा उस जमीन पर। देखिए भारत पर संविधान है, उसमें कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोग का काम है पश्चिम बंगाल में वोट ध्रुवीकरण का काम रोकना और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना। हम लोग लॉ ऑर्डर ठीक करेंगे। बीजेपी आरएसएस जो कर रहा है उसको हम लोग हटाएंगे। तो चलिए ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन रखना और उम्मीद करते हैं कि राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से ममता बनर्जी सरकार टीएमसी संभाले। मैं लौटूंगी आपके पास और ब्रह्मचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। ब्रह्मचार्य जी महाराज ने सीधे कहा कि मंदिर मस्जिद पर आपने बात की, आपने कहा अगर वाकई में भाईचारे की मिसाल देनी है तो एक काम कीजिए, रामलला
मस्जिद रख दीजिए, मस्जिद का नाम। तो ऐसे तो अगर भाईचारे की बात तो दोनों ही तरफ से होती है, भाईचारे की बात अगर दोनों तरफ से हो रही है, तो जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो स्टेटमेंट मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी तो आ सकती है ना। ऐसे तो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर हम अपने गाय पे, बैल पे और इन चीजों पर तो श्वेता संज्ञान क्या सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर नहीं ले सकता? उसका निर्णय कहाँ है? ये जज ऐसी बातों में भागते हैं न्यायालय के लिए कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, और वो सुन ली जाती है रात भर में कोर्टें, कोर्ट सुनती है सुन खुल के। तो ये क्यों नहीं इसके लिए समय को अप्रोच करता? कोई गई है अभी तक आवेदन गया है? कोई क्यों नहीं ये पार्टियां जाती हैं? ये सिर्फ कहने का दिखावा है, राजनीति बातें हैं और कुछ नहीं है। ये जो राजनीतिक बातें हैं ब्रह्मचार्य जी महाराज, कोई भी धर्म की बात की कोई साथ खिलवाड़ करेगा और हिंदुस्तान में दोबारा कोई दौर पैदा करने की बात करेगा तो वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, चाहे धरती के कोने बदलने पड़े। नहीं है, लेकिन ये बातें तो बार बार हो रही हैं, इसलिए हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये चुनावी मॉडल क्यों बन गया है? क्यों मंदिर मस्जिद आज एक चुनावी मॉडल बन गए हैं जिसे हर पार्टी चुनावों से पहले अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है? जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का। हमें पहले जातियों में बांटा, फिर हमें वर्गों में बांटा, और आज की डेट में हमें जो है ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, क्षत्रिय, कुर्मी इनमें बांट दिया। ये सब सोच के देखिए कि दलित, महादलित, हरिजन, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ये कहां से है शब्द? ये थे कि हमारे किसी शास्त्र में, समाज में? ये सब राजनीति की देन है। कभी बिहार चुनाव में महादलित निकल जाता है, कभी जो है यूपी के चुनाव में बहुजन निकल जाता है। अरे शासन तो देखना है तो योगी जी जैसा देखिए, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ना बैठे हुए, यूपी में आके करके देखिए इस बार, सब पता चल जाएगा दाल बाहर का भाव। क्या योगी जी वाला मॉडल ममता जी नहीं ले सकती? क्यों असम वाले हेमंत विश्व शर्मा जैसी शासन वो क्यों नहीं ले सकते? अरे ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित, पुनः स्थापित करने के लिए ये लोमड़ी वाली। चलिए, आपका कहना है कि ये सब एक तरह से राजनीति का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।